नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग उपन्यास देख रहे थे और उपन्यास का ये दूसरा पार्ट है। हम लोग इतना देख चुके थे, 85 प्रश्न देख चुके थे और ये हम लोग दूसरा पार्ट में देख रहे हैं। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर यही क्वेश्चन था। प्रेमचंद के उपन्यासों को क्या करना था, क्रम में लगाना था। और देखिए अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। पहला है प्रेमाश्रय कर्मभूमि गोदान गबन, गबन गोदाम प्रेमाश्रय कर्मभूमि, प्रेमाश्रय गबन कर्मभूमि गोदान और कर्मभूमि प्रेमाश्रय गबन गोदान। तो देखिए, अगर आप पहले वाला प्रश्न अच्छे से देखे हैं तो इसको बता देंगे। इसका ऑप्शन सी सही है। पहले पे प्रेमाश्रम आएगा, फिर गबन, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान। अगला प्रश्न देखिए कि मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम देख। तो किसका है मंगलसूत्र, जो जिनका अधूरा रह गया था? तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास था जो मंगलसूत्र अधूरा था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? देखिए अब क्योंकि डिटेल में बताया जा चुका है और देखिए उसके बाद से कितने सारे प्रश्न आ चुके हैं इसके बारे में। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। तो कौन सा नहीं? ये है, क्योंकि ये किसकी है? ये अज्ञेय की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। शेष उपन्यास प्रेमचंद का है। और देखिए, हिंदी उपन्यास का विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इसमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया है। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। अगला देखते हैं, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल। तो बताइए कौन है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक? तो इसके भी प्रेमचंद जी ही हैं। ऑप्शन सी सही है। देखिए, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों के का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है। अगला देखते हैं, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ और रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए कौन है? इसके राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला देखते हैं, इसका डिटेल देखिए। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी सिद्धहस्त साहित्यकार थे। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियां हैं मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक। कविता जो है इनकी विनोद क्या होमरू लोगे, मानसी। काव्य में देखिए मिलन, पथिक, स्वप्न। कहानी में तरकस, आंखों देखी कहानियां। उपन्यास में वीर बाला, मारवाड़ी, पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। नाटक में देखिए जयंत, प्रेमलोक, वकाती चाचा, अजनबी, वफाती चाचा, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन। और व्यंग देखिए दिमागी अय्यासी और स्वप्नों के चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बिनपुरी और अज्ञेय। तो कौन है? सुदर्शन है। ऑप्शन ए सही है। देखिए, भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। इनका पूरा नाम पंडित बद्री नारायण भट्ट था। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास आदि इनके उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुए। इन्हें शहरी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि लेखक कहा जा सकता है। अगला देखिए, वयम रक्षामः है। क्या है? निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक, उपन्यास। तो क्या है? अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल देखे हुए हैं ऊपर। तो ये उपन्यास है वयम रक्षामः। डिटेल देखते हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखित है उपन्यास है। इसका मुख्य पात्र है रावण। यह रचना रावण से संबंधित घटनाओं का जिक्र करती है और उनका दूसरा पहलू दिखाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी काशी, गली आगे मूर्ति है, झिनी झिनी बिनी चदरिया और अलग अलग बैतरणी। तो बताइए किसका संबंध नहीं है काशी से? तो है ऑप्शन डी, अलग अलग बैतरणी जो है ये काशी से संबंधित नहीं है। डिटेल देखते हैं, शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैताड़ी। किसकी अलग अलग बैताड़ी? ये शिव प्रसाद सिंह की है। ये आंचलिक उपन्यास है जिसका संबंध करैता गांव से है। काशी काशी उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह की कृति है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। और झीनी झीनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके अन्य फैक्ट है इसी प्रश्न से संबंधित। देखिए, शिव प्रसाद सिंह का अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वैश्वानर, ये काशी प्रथम एक, नीलाचांद काशी टू, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूस, मंजूसिमा
औरत, अंधकूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, अमृता, मानसी, गंगा, किस किस को नमस्ते करूं, उत्तर योगी आदि। अगला देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? कठोपनिषद, छंदों के उपनिषद, याज्ञवल्क्य के उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो बताइए इसमें छंदों के उपनिषद में किस सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी सही है। किसमें? अनामदास के पोथा में। डिटेल देखते हैं। अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इस उपन्यास में उपनिषदों के पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही साथ उपनिषद की व्याख्या समझने का प्रयास, मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों की मानसिक द्वंद्व, उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषता व उपलब्धियां है। इस उपन्यास में परिलक्षित लेखक का उपनिषद ज्ञान व मानवीय मनोभाव को समझने की क्षमता व उनको अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छंदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है, जिसके अनुसार दो पक्षियों की वार्ता सुनकर राजा ने रैक नामक पीठ खुजलाने वाले बैलगाड़ी वाले साधु और महिला जानी और उसकी शरण में जाकर ज्ञान याचना की। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। देखिए, अनामदास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं है। उनमें कल्पना के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण की अर्थवान सृष्टि की गई है। यह अर्थवत्ता उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की देन है। वे किसी कालखंड को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ उसे वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं के साथ भी जुड़ते चलते हैं और इस संदर्भ में ही समग्रतः उनका गंभीर जीवन दर्शन का भी प्रतिफल हो जाता है। इनके अन्य उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा आदि है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये उपन्यास इनका बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। अगला देखते हैं सॉरी निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो बताइए, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा, झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम, आत्मदा। तो बताइए कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। तो हम लोग डिटेल देख ही चुके हैं। आगे देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो हम लोग देख चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। फिर देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो क्या है? एक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक सेम प्रश्न है, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन ए सही है। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा है क्या है? उपन्यास है। देखिए, एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपको रट जाना चाहिए। अगला देखते हैं अब देखिए, चारुचंद्र लेख के, तो अभी हम लोगों ने देखा है कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार है? तो बताइए, सांस्कृतिक मित्र की, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो कौन से हैं ये ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक। अगला देखते हैं, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार थे। इनकी झलक इनके कबीर पुस्तक में मिलती है, तो ये भी याद रखिएगा। कबीर किसकी पुस्तक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और देखिए, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या और पुनर्नवा। तो किसकी है? ये बाण भट्ट की आत्मकथा की नायिका है। डिटेल देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृति बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में प्रधान पात्र बाण है। इस उपन्यास में भट्टिनी तथा निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर देखिए, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पहले आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारुचंद्र लेख, फिर पुनर्नवा, फिर अनामदास का पोथा। देख लेते हैं डिटेल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के शोधकर्ता थे, निबंधकार एवं उपन्यासकार एवं आलोचक भी थे। इन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की। ये विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावनात्मक निबंधों की रचना करने में अद्वितीय रहे। इनके उपन्यासों का सही कालक्रम है बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1943 में, चारुचंद्र लेख 63 में, पुनर्नवा 73 में और अनामदास का पोथा भी 73 में। अगला देखते हैं, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम वारंग महल में हलाहल, राजकुमारी और भोजपुर का ठग। तो कौन जो है किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, भोजपुर का ठग किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है। ये किसका है, चलिए देखते हैं। भोजपुर का ठग पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं, बल्कि ये गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। कि इनको क्या कहा जाता है, ये जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। उनमें से कुछ उपन्यास त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम, कुसुम कुमारी, प्रणयनी पड़े, लौंगलकदा व आदर्श बाला, सुख सरवरी, लीलावती, प्रेममयी और राजकुमारी, तारा, चपला व नव्य समाज चित्र, कनक, कुसुम व मस्तानी, तरुण तपस्विनी या कुटीर वासिनी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, रजिया बेगम वारंग महल में हलाहल, इंदुमती वन विहंगिनी और मालती माधव व मदन मोहिनी आदि हैं। ठीक है, अब देखिए रजिया बेगम किसकी रचना है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं किसकी रचना है, ये किशोरीलाल गोस्वामी की। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और यथार्थवादी। तो बताइए कैसा उपन्यास है, ये ऐतिहासिक है इरावती। डिटेल देखते हैं। प्रसाद के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल तथा तितली पर्याप्त चर्चित रहे हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम है इरावती, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया। इरावती में शुंगकालीन ऐतिहासिक कथावस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया जा रहा था तथा बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति से निश्चय ही यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता, लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। कंकाल की कथा का केंद्र प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि और तितली के दौरान उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। अगला देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास कौन से हैं, बताइए। मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन से उपन्यास है, वो है इरावती, ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया, गोदान, अमृत और विष, नदी के द्वीप, चित्रलेखा। बताइए किसमें उठाया गया, तो है ऑप्शन डी, चित्रलेखा में। यह भगवती चरण वर्मा की है। चलिए डिटेल देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा है। इसके केंद्र में पाप और पुण्य का विषय है, जिसमें एक सन्यासी सांसारिकता की ओर अग्रसर होना चाहता है, लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे फटकारती है तथा उसकी खुद की रुचि सन्यास में हो जाती है। चित्रलेखा में महान योगी कुमार गिरी और भोग विलास तथा वासना में लिप्त शासक वीजगुप्त के चरित्र की पारस्परिक तुलना में अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की नई परिभाषा करते हैं और अपने शिक्षक से अंतिम पाठ इस प्रकार सुनते हैं। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है, वह केवल साधन मात्र है। फिर पाप और पुण्य कैसा। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे माना जाता है, इलाचंद जोशी, ज्ञानेंद्र अज्ञा, मनोहर श्याम जोशी। तो देखिए इसका स्टार लगा है, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। दिए गए विकल्पों में इलाचंद्र जोशी, ज्ञानेंद्र अज्ञा तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, इसीलिए इसमें स्टार लगा है। अतः इस प्रश्न में 3 विकल्प सही हैं। और इसका क्या किया था, बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें क्या था, डी गलत था। मतलब इनमें से तीनों में से एक नहीं थे और तीनों लोग थे। अगला देखते हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं मतरेई पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी, निर्मला भुराड़िया। तो कौन है गुलाम मंडी उपन्यास के, ये है निर्मला भुराड़िया, इसकी लेखिका हैं। डिटेल देखते हैं इसके। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया हैं। इसमें मानव तस्करी का वैश्विक समस्याओं को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने लाया गया है। इनके अन्य उपन्यास है फिर कोई प्रश्न करो नचिकेता। देखिए फिर कोई प्रश्न करो नचिकेता और खुशी का विज्ञान। अगला देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास की रचना किसने की है, गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल और विनोद कुमार शुक्ल। तो किसने की है, ये विनोद कुमार शुक्ल ने की है। दीवार में एक खिड़की रहती है। डिटेल देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की। नौकर की कमीज 1979 में, खिलेगा तो देखेंगे। इनके अन्य उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं। शुक्ल जी ने को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है, राधा कृष्ण दास, मोहन सिंह, देवकीनंद खत्री और गोपाल राम गहमरी। तो बताइए, ये ऑप्शन सी देवकीनंद खत्री हैं।
भूतनाथ उपन्यास के रचयिता। डिटेल देखते हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंद खत्री हैं। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून, गुप्त गोदना जैसी अन्य रचनाएं की है। भूतनाथ 1907 से 13 अपूर्ण थी। अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वो इस उपन्यास के केवल 6 भागों को लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरे किए। अगला देखते हैं। गली आगे मूर्ति है के लेखक कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश। तो बताइए कौन है इसके? ये हैं शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मूर्ति है। डिटेल देखते हैं। गली आगे मूर्ति उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह कृत अन्य प्रमुख उपन्यास अलग अलग बैतरणी जो पहला उपन्यास है और नीला चांद आदि। अगला देखते हैं। नीला चांद देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा किसकी है। देखिए इसका ऑप्शन डी सही है क्योंकि ये किसकी है बताइए? नीला चांद ये इनकी है, शिव प्रसाद सिंह की। अगला देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए किसकी है? ये बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी। डिटेल देखते हैं। भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100,001 सुजान नामक उपन्यास लिखे हैं। अब देखिए 100,001 सुजान नामक उपन्यास किसने लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो बताइए किससे संबंधित है? तो ये सांप्रदायिकता से संबंधित है काला जल। अब डिटेल देखते हैं। काला जल गुलशेर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है। नाम क्या है? गुलशेर खां सानी, जो सन 1965 में काला जल बिल आखिर नाम से प्रकाशित हुआ। सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27-28 साल के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। इनके अन्य उपन्यास हैं सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी एवं नदी और सीपिया सामाजिक उपन्यास हैं। अगला देखते हैं। काला जल उपन्यास के लेखक अभी हम लोग ने देखा किसका है? सानी का है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, राघव राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन। तो किसकी है मृगनयनी? ये वृंदावन लाल वर्मा की है। ऑप्शन ए सही है। मृगनयनी 1950 उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है लगन जो 1928 में, संगम 1928 में, प्रेम की भेंट 28 में, गढ़कुंबार 1930 में, गढ़ कुंडार और देखिए कुंडली चक्रगढ़ 32 में, विराटा की पद्मिनी 36 में, बहुत बार पूछा गया विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी 46 में, कचनार 47 में, अमरबेल 1953 में। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे? निराला, प्रेमचंद प्रसाद, हरिऔध। तो बताइए कौन थे? इसको पहले भी हम लोग देखे हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो आप नहीं हिंदी साहित्य के देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखिए ये ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे। ऑप्शन डी सही है। देखिए हरिऔध में उपन्यास लेखक की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास किला फूल 1907 में धार्मिक अन्य विश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक की अधिक दृष्टि रही है। अगला देखते हैं। ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो किसने? हरिऔध जी ने। अगला देखते हैं। पदात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? श्री श्रीनिवास, ठाकुर जगमोहन सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए किसने की है श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना? तो ये हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं। डिटेल देखते हैं इसके। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में उन्होंने संस्कृत एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ। उनकी काव्य कृतियाँ प्रेम संपत्ति लता जो 1885 में, श्याम लता 85 में, श्याम सरोजनी 86 में, देवयानी 86 में तथा श्यामा स्वप्न है। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताएं का समावेश किया। ठीक है। और देखिए उनके द्वारा अनुदित ऋतुसंहार और मेघदूत
ब्रज भाषा की सरस कृतियाँ। सरस मधुर ब्रज भाषा और उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो कौन है ये है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन डी सही है। अब देखिए डिटेल देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि। इनके उपन्यास मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? जैनेन्द्र कुमार को। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो परीक्षा गुरु को इन्होंने माना था। ठीक है। भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास रचना की पीड़ा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु है, जो 1882 में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? तो ये है परीक्षा गुरु। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी सही है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ऑप्शन बी सही है। देखिए परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन अभी हम लोग ने देखा 1882 में। ऑप्शन बी सही है। देवकीनंद खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? देखिए शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। तो किसने माना है? ये डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना था चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास। अगला देखते हैं। डिटेल देख लेते हैं। देवकीनंद खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। और देखिए अधिकतम जो रामचंद्र शुक्ल मानने हैं वही सही हुआ है। तो जिसके लेखक श्रीनिवास हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हरिणी और सम्राट अशोक। तो बताइए कौन सा है? तो वो है हृदय हरिणी, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। देखिए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हरिणी है जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हृदय हरिणी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हृदय हरिणी व आदर्श रमणी 1904 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। अगला देखते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। डिटेल देखते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया जो 1986 में अब्दुल बिस्मिल्लाह की अपना औपन्यासिक कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता में सजीव हो उठा है, जिसमें गरीब निम्न मध्यम वर्गीय जुलाहों का शोषण की कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं समरशेष 1980 में, जहरवाद 1987 में, दंत कथा 1990 में, मुखड़ा क्यों देखें 1996 में, अपित्राख्यान 2008 में और रावी लिखता है 2010 में। अगला देखते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका चित्रण हुआ है? कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन का संघर्ष का, और अनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन सी है। झीनी झीनी बीनी चदरिया में बुनकरों के जीवन का संघर्ष दिखाया गया है। अगला देखते हैं। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद्र जोशी। तो किसकी है ये? इलाचंद्र जोशी की है। ऑप्शन डी सही है। सन्यासी का देखिए ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, तो कैसे लिखा गया वो भी देख लीजिए। सन्यासी इलाचंद्र जोशी की एक औपन्यासिक कृति है। इलाचंद्र जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है और पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित तथा जहाज का पंछी आदि इनके उपन्यास हैं। अब देखिए पहला गिरिमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये देखिए महात्मा गांधी पर केंद्रित है पहला गिरमिटिया। अगला देखते हैं इसका डिटेल। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका अनुभव पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास है लोग, चिड़ियाघर, दो इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर तथा यातना घर। अगला देखते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? गिरिराज किशोर जी हैं। ऑप्शन डी सही है। बया का घोंसला किसका है? ये देखिए धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणेश्वर नाथ रेड्डी। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल की है बया का घोंसला। अब देखते हैं। प्रश्न में केवल बया का घोंसला पूछा गया है, जबकि इसका पूरा नाम बया का घोंसला और सांप है। 1953 में लिखा गया था। इस उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं।
इनके अन्य उपन्यास है धरती की आंखें 1951, काले फूल का पौधा 55, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 61, मन वृंदावन 66, प्रेम अपवित्र नदी 72, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, श्रृंगार 1975, बसंत की प्रतीक्षा 75, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 83, गली अनारकली 85 तथा कनाट प्लेस 86। अगला प्रश्न देखते हैं। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का और अमृतलाल नागर का। तो रूपा जीवा उपन्यास किसका है? तो ये ऑप्शन ए सही है, लक्ष्मी नारायण लाल का ही है। अगला देखते हैं। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में? कब तक पुकारो, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो बताइए, नहीं पूछा नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। तो देखिए इसमें डी में सेवा सदन में नहीं है, कब तक पुकारो में है, सैलूस में है, झूला नट में है। अगला देखते हैं इसका डिटेल। सेवा सदन में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह वेश्यावृत्ति पर आधारित है। सिर्फ उपन्यासों में नटों के जीवन का संघर्ष दिखाया गया है। अगला देखते हैं। उपन्यास के तत्वों में कौन नहीं आता है? कथा वस्तु नहीं आता है, चरित्र चित्रण नहीं आता है, कथोपकथन नहीं आता है कि रंग निर्देश नहीं आता है। बताइए। तो देखिए रंग निर्देश नहीं आता है उपन्यास में, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन तो आता है। अगला देखते हैं इसका डिटेल। विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण तथा उद्देश्य। रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, या नाटक का तत्व है। ठीक है, तो आज हम लोग का उपन्यास खत्म होता है, इसके बाद जीवनी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।